नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीबीसीएस के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीसीएस क्या है। ये हमारा प्रथम लेक्चर है और इस लेक्चर के माध्यम से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बताना चाहेंगे आप सभी को कि इसी सेशन में हम बात करेंगे यूजीसी द्वारा कौन कौन से कोर्सेज सीबीसीएस का जो गाइडलाइंस है उनके अंतर्गत इनको प्रेस्क्राइब किया गया है, और बताएंगे आपको कि संस्कृत पाठ्यक्रम का क्या पाठ्यक्रम है, ख़ास तौर पर अगर हम संस्कृत ऑनर्स की बात करें। बताना चाहेंगे कि इस खास सेशन के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और सीबीसीएस इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और ख़ास तौर पर हम संस्कृत विषय में इसमें क्या पाठ्यक्रम है जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर कांता भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उच्च शिक्षा को लेकर जो परिवर्तन यूजीसी द्वारा किए गए हैं उसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और कहा भी गया है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। इसलिए न केवल हमारे समाज में अपितु विश्व भर में शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। तो हमारे देश में भी शिक्षा को लेकर अनेकों परिवर्तन, अनेकों सुधार होते रहते हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा परिवर्तन उच्च शिक्षा को लेके इस बार हुआ है 2015 में यूजीसी की तरफ से। वो है सीबीसीएस। इसके अंतर्गत आने वाले कोर्सेज निर्धारित किए गए हैं। न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में अपितु ये पूरे भारतवर्ष में सीबीसीएस के कोर्सेज निर्धारित किए गए हैं। देखिए, सीबीसीएस जिसका कि हम पूरा यदि इसका अर्थ लें तो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी तक जब हमारी शिक्षा पद्धति थी वो ये थी कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने कोर्सेज बनाते थे, पाठ्यक्रम का निर्धारण वो स्वयं करते थे और अपने अपने विश्वविद्यालय में उस कार्यक्रम को चलाते थे। उससे एक ये समस्या उठती थी कि कुछ विश्वविद्यालयों में तो जो कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, वो बहुत अच्छे थे। उसमें जैसे एमए में ले लीजिए या बीए में ले लीजिए 16-16, 20-20 पेपर्स हुआ करते थे और बहुत अच्छे उसमें पाठ्यक्रम रखे जाते। परंतु कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी थे जिनमें कि बहुत ही उनका जो पाठ्यक्रम था वो बहुत सरल और उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का अन्य कुछ विश्वविद्यालय में होता था। तो इसका मतलब ये है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो एक विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं या ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं जहाँ की शिक्षा पद्धति, जहाँ का पाठ्यक्रम उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालय का है, तो वहाँ पर यदि वो नौकरी के लिए या पढ़ाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो साक्षात्कार में उनके लिए ये समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ विषय नहीं पढ़े होते जिनकी आवश्यकता उस यूनिवर्सिटी को, उस इंस्टीट्यूशन को होती है। तो ये देखते हुए इसमें यूजीसी ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने की कोशिश की है, तैयार कर दिया है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष में सभी विश्वविद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम होगा। केवल अंतर ये है कि 30% पाठ्यक्रम वो अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, बाकी जो 70% पाठ्यक्रम है वो पूरे भारतवर्ष में सभी के लिए एक समान होगा। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए, ग्रेजुएट होकर आए, पोस्ट ग्रेजुएट होकर आए, तो अगर उसे किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना है तो उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, एक तो सीबीसीएस जो कि 2015 में निर्धारित किया गया, उसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि ये समानता, सभी यूनिवर्सिटीज़ में समानता हो जाएगी और छात्रों के लिए ये समस्या कम हो जाएगी। दूसरा एक लाभ ये भी है कि जो उच्च शिक्षा है उसमें हम लोग नंबर देते थे। अभी तक क्या होता था कि हम मार्क्स बेस्ड था कि हम उनके एग्ज़ाम्स में जो भी परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स देते थे। तो यहाँ पे जो ये नंबर देने की प्रथा है ये उनके एग्जामिनेशन बेस्ड होती है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है। अब किसी और यूनिवर्सिटी का छात्र किसी और यूनिवर्सिटी में एमए करने जाता है तो उसके एग्ज़ाम के मार्क्स
के आधार पे उनका ग्रेडिंग करना कठिन हो जाता है, क्योंकि विश्व भर में जो भी चलता है सिस्टम वो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बार जो CBCS है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम आरंभ किया है। और ग्रेडिंग में भी उन्होंने एक तो एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस बेस्ड और दूसरा उन्होंने जो है क्लास परफॉर्मेंस बेस्ड, जो छात्र की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके आधार पे उनको क्रेडिट दिए हैं। और क्रेडिट सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो है ये बहुत ही लाभकारी है हमारे छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल जो उनकी वर्ष भर की सेमेस्टर भर की परफॉर्मेंस है उसके आधार पे उन्हें ग्रेड मिलता है। तो इस ग्रेडिंग सिस्टम से भी वो छात्र कहीं भी जाकर कहीं भी एडमिशन लेने में सफल हो सकता है। मार्क्स बेस की बजाय ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बड़ी अधिक वैज्ञानिक है। दूसरा ये भी है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम इन्होंने पाठ्यक्रम इसमें दिया है छात्र छात्राओं के लिए, वो न केवल हमारे देश में अपितु विश्व भर में अगर हमारा छात्र कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है तो वो इतना सक्षम हो जाता है कि वहाँ दूसरे देश में जाकर भी वहाँ पर वो पढ़ाई करना चाहे तो उसे अलग से नए नए उसमें एग्ज़ाम्स देने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसे इतनी ओवरऑल नॉलेज दे दी जाती है इस कोर्स के तहत कि वो आगे जाकर किसी भी कोर्स को आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण है, उसी प्रकार से शिक्षा में भी वैश्वीकरण लाने के लिए जो ये कदम उठाया UGC ने, ये बड़ा ही साधुवाद का ये पात्र हैं। और मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं को इससे बहुत अधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी तो 2 सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर हुआ है, अब चौथा सेमेस्टर अब आगे आने वाला है जनवरी में। तो इसके अंतर्गत जो उन्होंने परिवर्तन किए हैं वो जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अभी तक भी छात्र छात्राओं को जो प्रवेश लेते हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें किस सेमेस्टर में कौन सा कोर्स लेना है, क्या कोर्सेज नए आए हैं। तो मैं उनके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगी और मैं विशेष रूप से BA ऑनर्स के पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी कि CBCS में UGC ने BA ऑनर्स में किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। तो BA विशेष के पाठ्यक्रम में उन्होंने 3 प्रकार के कोर्स निर्धारण किए हैं। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि ये जो कोर्सेज हैं, ये जो निर्धारण किए गए हैं, ये पूरे देश में प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से पढ़ाए जा रहे हैं। तो BA विशेष के पाठ्यक्रम में जो 3 प्रकार के कोर्सेज हैं, उसमें पहला है कोर कोर्स। अब ये कोर कोर्स क्या है? जो बच्चा जिसमें ऑनर्स में दाखिला लेता है तो ऑनर्स के लिए जो विशेष उसने विषय चुना है उसे हम कोर कोर्स कहते हैं। और कोर्स में उसने 6 सेमेस्टर में, क्योंकि 3 वर्ष का है BA, तो 6 सेमेस्टर में उसने 14 पेपर पढ़ने हैं। तो ये 14 पेपर, मान लीजिए मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, तो अगर मेरा कोई बच्चा संस्कृत ऑनर्स करना चाहता है तो उसे 14 पेपर तो संस्कृत ऑनर्स के, संस्कृत के पढ़ने होंगे। इसके अतिरिक्त उनको दूसरा कोर्स है इलेक्टिव कोर्स। अब इलेक्टिव कोर्स, उसमें 2 तरह के पेपर हैं। एक है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसको हम DSE कहते हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये वो कोर्सेज हैं जो कि विशेष से अलग छात्रों को और पढ़ने हैं। तो उसमें से इलेक्टिव कोर्स में, ये इलेक्टिव जैसे कि बच्चे अपने आप चुनते हैं इसमें, और ये 2 तरह के हैं। उसमें एक तो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक और दूसरा है आपका जेनेरिक इलेक्टिव। तो मैं दोनों में आपको अंतर बताना चाहूँगी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्या होते हैं और जेनेरिक क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले बताऊँगी कि इलेक्टिव कोर्स में 8 पेपर्स इनको पढ़ने हैं 6 सेमेस्टर्स में। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव वो कोर्सेज होते हैं जो कि इनके जिस डिसिप्लिन में इन्होंने एडमिशन लिया है, जिस ऑनर्स में उन्होंने दाखिला लिया है, उस विषय से संबंधित होते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो इसके 4 पेपर इनको पढ़ने हैं जो कि इन्हीं के डिसिप्लिन से संबंधित हैं। और इसके अतिरिक्त उनको दूसरा कोर्स है जेनेरिक इलेक्टिव। तो ये जेनेरिक इलेक्टिव के 4 पेपर इनको पढ़ने हैं। और ये जेनेरिक इलेक्टिव वो पेपर्स होते हैं जो कि उनको अपने विषय से अतिरिक्त विषय में पढ़ने होते हैं। मान लीजिए किसी ने संस्कृत ऑनर्स में एडमिशन लिया है तो ये पेपर अंग्रेजी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, किसी के भी 4 पेपर वो ले सकता है। और वो 4 पेपर
अलग अलग भी हो सकते हैं, दो दो भी हो सकते हैं, और चारों पेपर एक ही किसी डिसिप्लिन से भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारा जो फोकस है यूजीसी का वो ये है कि ये जो छात्र हैं अगर केवल किसी एक विषय में शिक्षा प्राप्त करके किसी एक कोर्स में ना जाए, टीचिंग में जाना है तो चलिए ठीक है, लेकिन सिविल सर्विसेज में है, कहीं और वो जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन्स में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसमें केवल एक विषय से काम नहीं चलता। इसलिए उन्होंने ये इलेक्टिव कोर्सेज दिए हैं ताकि उस बच्चे को हर कोर्स के बारे में कुछ जानकारी हो सके, ताकि जब वो सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम देता है तो इससे वो लाभान्वित हो सके। तो इसलिए कुछ तो कोर्सेज मैंने अभी बताया जो कि उनके डिसिप्लिन को ही आगे और अधिक एडवांस स्टडीज़ के लिए हैं, और कुछ कोर्सेज जो भी मैंने बताया जिसके 4 पेपर उनको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो है जेनरिक इलेक्टिव। तो मतलब कहने का कि उन्हें हिस्ट्री की, उनको पॉलिटिकल साइंस की, उन्हें दूसरे किसी विषय की जिसमें भी उनको रुचि है उसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। और तीसरा जो विषय है वो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स ये 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स और दूसरा है एबिलिटी एनहेंसमेंट इलेक्टिव कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC जिसको कहा गया है, और उसके 2 पेपर पढ़ने हैं उनको पूरे 3 वर्षों में, 6 सेमेस्टर्स में, और एबिलिटी एनहेंसमेंट इलेक्टिव कोर्स इसके 2 पेपर उनको पढ़ने हैं। ये एबिलिटी एनहेंसमेंट इलेक्टिव कोर्स उनकी स्किल के ऊपर आधारित है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज हैं। ये उनके अपने डिसिप्लिन से संबंधित भी हो सकते हैं और अन्य डिसिप्लिन से संबंधित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं वो कोर्सेज हैं जो कि हर छात्र को किसी भी विशेष में लेना हो, किसी भी विशेष पाठ्यक्रम में उनको दाखिला लेना हो तो उनको ये वाले विषय जो हैं वो पढ़ने ही पड़ते हैं। और दूसरा जो है, अब मैं आपके सामने ये रखूँगी कि पूरे 6 सेमेस्टर्स में उन्हें इन 3 प्रकार के जो कोर्सेज हैं उन्हें किस किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें मैंने आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें मैंने बताया कि मैंने संस्कृत को लेके आपके सामने मैं संस्कृत को लेके बताने जा रही हूँ कि संस्कृत विशेष अगर लेते हैं तो उन्हें किस सेमेस्टर में क्या कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत विशेष में यदि आप सेमेस्टर 1 को लें तो उन्हें 2 पेपर तो अपने कोर विषय के पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं संस्कृत को अभी चाहे अलग रख दीजिए, मैं आपको अभी एक सामान्य रूप में बताती हूँ कि उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इन विषयों के अंतर्गत। तो ये है कि कोर विषय के अंतर्गत उन्हें ये जो 14 पेपर में से पहले सेमेस्टर में हर छात्र को 2 पेपर लेने पड़ेंगे, और वो 2 निर्धारित विषय हर विषय के अपने अपने, हर डिसिप्लिन के अपने अपने विषय निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद उनको पहले सेमेस्टर में ही एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स जिसके 2 पेपर हैं, इसके अंतर्गत 2 विषय हैं। एक पेपर उनको एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल साइंस जिसको कहते हैं वो लेना अनिवार्य है, और दूसरा पेपर उनको पढ़ना है या तो इंग्लिश कम्युनिकेशन / MIL मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, इस प्रकार से कोई भी एक भाषा का चयन वो कर सकते हैं, और ये उनके लिए कंपलसरी अनिवार्य विषय हैं। तो किसी महाविद्यालय में पहले सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस बच्चे पढ़ते हैं तो दूसरे सेमेस्टर में वो कम्युनिकेशन या MIL पढ़ते हैं। तो एक पेपर ये है, 3 पेपर हैं, और चौथा पेपर है उनके लिए जो जेनरिक इलेक्टिव, जो मैंने आपको बताया कि जेनरिक इलेक्टिव जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, वो किसी भी सब्जेक्ट में से चूज़ कर सकते हैं। तो पहले सेमेस्टर में उनको जो है जेनरिक इलेक्टिव भी पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक सेमेस्टर में एक छात्र छात्रा को 4 विषय पढ़ने पड़ेंगे, और इसी प्रकार से दूसरे सेमेस्टर में भी उनको जो है कोर 3, कोर 4 ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि उनके मुख्य विषय हैं। इसके अतिरिक्त उनको फिर एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद उनको जेनरिक इलेक्टिव एक और पढ़ना पड़ेगा। तो जेनरिक इलेक्टिव के जो 4 हैं उनमें से 2 जो विषय हैं वो
उनको 2 सेमेस्टर्स में पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद उनको जो सेमेस्टर आएगा आगे उनका थर्ड सेमेस्टर, उसमें थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों जो उनको कोर विषय हैं उनके 3 पेपर पढ़ने हैं। अभी हमने 2 सेमेस्टर में देखा कि उनको 2-2 पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सेमेस्टर 3 में उनको जो कोर विषय है जिस पे वो जो है जिन्होंने प्रवेश लिया है जिस ऑनर्स में, उसके 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, C5, C6 और C7। ये किसी भी कोर्स के लिए है। और इसके बाद उनको जो स्किल बेस्ड हमने एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स जो हमने कहा है वो उनका जो है वो 1 पेपर पढ़ना पड़ेगा और साथ में उनको फिर एक जेनरिक इलेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो उनको तीसरे सेमेस्टर में उनको 4 पेपर 4 की बजाय 5 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार से चौथे सेमेस्टर में भी उनको जो एक तो 3 पेपर उनको कोर पढ़ने पड़ेंगे और फिर AEEC के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे और जेनरिक इलेक्टिव का जो है 1 पेपर और पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए चौथे सेमेस्टर तक आते आते जो जेनरिक इलेक्टिव है उसके 4 पेपर बच्चे पढ़ लेंगे और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स भी वो पूरा पढ़ लेंगे और जो स्किल बेस्ड इलेक्टिव कोर्स है उसके भी जो हैं वो 2 पेपर जो उसके थे वो बच्चे जो हैं वो पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर जो 5th सेमेस्टर जो कि 3rd ईयर बोलते हैं हम, फाइनल ईयर बोलते हैं, उसके पहले सेमेस्टर में कोर के रूप में बच्चों को 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद जो उनको जो इलेक्टिव कोर्स है जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक है उसके उनको 2 पेपर एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। अब डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स इसकी बड़ी विषय जिनके हैं उन्होंने लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में से बच्चे जो हैं वो 2 विषय चयन कर सकते हैं और उन 2 विषयों को वो जो है उनके विषय से संबंधित हैं वो सेमेस्टर 5 में वो पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से सेमेस्टर 6 में जो बाकी बचे हुए जो 2 इनके कोर पेपर हैं और जो 2 उनके डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज हैं उनको वो पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उन बच्चों को जो कि बीए करना चाहते हैं विशेष में उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको 26 पेपर पूरे 3 वर्षों में 6 सेमेस्टर में उनको 26 पेपर जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उससे ये जो परिवर्तन है ये बड़ा ही लाभकारी होगा। ये केवल एक ही विषय में प्रकांड करने के लिए, प्रकांडता हासिल करने के लिए नहीं है, अपितु आपको अन्य विषयों की जानकारी भी होने के लिए ये अत्यंत आवश्यक कदम है। देखिए संस्कृत के लिए तो इसका जो है मुझे लगता है कि CBCS एक प्रकार से वरदान साबित होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये कहते हुए कहीं पर भी किसी प्रकार की भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि संस्कृत विशेष के छात्र छात्राएं अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकियों से अलग समझते हैं, अलग देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि केवल संस्कृत पढ़ के हम आगे केवल टीचिंग में जा सकते हैं या 1-2 और काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी जो है आजीविका के साधन हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें एंट्रेंस हैं, तो केवल संस्कृत मात्र पढ़ लेने से जो है उनके लिए इतना लाभ नहीं होगा। तो ये जो CBCS के अंतर्गत जो कोर्सेज का निर्धारण किया गया है ये संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए तो बहुत ही वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि इन बच्चों को भी अन्य विषय पढ़ने का, देखिए संस्कृत ऑनर्स का बच्चा अगर जेनरिक इलेक्टिव में कंप्यूटर लेता है या वो इकोनॉमिक्स लेता है या वो पॉलिटिकल साइंस लेता है तो उसको यदि वो चाहे तो जेनरिक इलेक्टिव के 4 पेपर किसी एक विषय के ले सकता है और अगर वो चाहे तो फिर आगे उसी विषय में वो MA भी कर सकता है। तो मतलब उसके पास एक विकल्प नहीं है कि मैंने अगर इसमें संस्कृत ऑनर्स में ले लिया है तो मैं MA इसी में करूँगा और इसी में ही कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे तो वो जो दूसरा विषय उसने जेनरिक इलेक्टिव का चुना है उसमें भी MA कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक और बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि क्रेडिट सिस्टम है यहाँ पे, तो वो क्योंकि सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में एक ही जैसा कोर्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो मान लीजिए कोई छात्र छात्रा किसी कारणवश दिल्ली विश्वविद्यालय में उसने प्रवेश तो ले लिया, लेकिन कहीं ऐसा उसको इमरजेंसी आ गई है, आपातकालीन स्थिति आ गई है, जहाँ से वो आया है उस राज्य में उसे कुछ समय के लिए रहना पड़ता है
तो वो जो क्रेडिट उसने प्राप्त करने हैं वो वहाँ पे विश्वविद्यालय में, दूसरे कॉलेज में वो प्राप्त कर सकता है। सेम कोर्स है, वहाँ दूसरे टीचर पढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि उसे ना तो अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और ना ही उसे उसके ऊपर इतना बोझ होगा कि जब वो वापस आएगा तो वो उसको कोर्स कैसे पूरा करेगा, उसकी जो अटेंडेंस है, उपस्थिति जो है वो कैसे लगेगी। ये एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है ये क्रेडिट जो है, ये सिस्टम, ये CBCS के अंतर्गत। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी आरंभ है तो अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो ऐसा ज़रूर है कि जैसे कुछ कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे कोर्सेज़ की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सीमा रखनी पड़ती है कि आप बच्चों को हम हर विषय में एक एक पेपर लेने में थोड़ी सी जो है व्यवहारिक जो है समस्या आती है। इसलिए हम बच्चों को, ये हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को हम ये बताएं कि आप जो है दो पेपर एक विषय के और 2 पेपर एक विषय के लें। और मुझे लगता है कि इससे लाभ भी होता है कि यदि अगर आप चाहते हैं कि किसी एक विषय की जानकारी हमें अच्छे से प्राप्त हो जाए, तो मतलब एक सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ के उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि हम उसके 2 पेपर उसी विषय के 2 सेमेस्टर में पढ़ लें। तो ये CBCS के तहत जो ये हमारे कोर्सेज आए हैं, इनका जो है बहुत अधिक लाभ होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो मैं UGC को बहुत अधिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पाठ्यक्रम को न केवल अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए अपितु समस्त विश्वविद्यालयों के लिए एक पूरे भारत देश में एक ही तरह का लागू करके पाठ्यक्रम और सभी छात्राओं को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। देखिए, अब यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पढ़े हुए छात्र हैं, वहाँ पे अगर सेवा चाहते हैं, वैकेंसी होती है किसी और राज्य में, वो वहाँ जा सकते हैं क्योंकि वही पढ़ाना है उनको। इसी प्रकार से वहाँ के राज्यों से हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बड़ी सरलता से उनको यहाँ पे नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो CBCS के अंतर्गत ये जो विशेष कार्यक्रम है BA विशेष में, ये मैंने आपके सामने रखा और इसके अंतर्गत आने वाले मैंने कोर्सेज़ की जानकारी भी दी है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी कोर्स के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा भी, और अन्य प्रकार से भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने BA संस्कृत विशेष के जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में बताना चाहूँगी कि BA संस्कृत विशेष के पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित कोर्सेज हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्कृत में 14 ऑनर्स में कोर्स पेपर हैं और सेमेस्टर 1 में जो कोर्सेज निर्धारित किए गए हैं उसमें C1 उसके कोर्स का नाम है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। इसमें पोइट्री मतलब काव्य, पद्य काव्यों पर है। इसका विस्तृत जानकारी जब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से पद्य काव्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, सेमेस्टर 1 में छात्राओं को पढ़ना है क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये बहुत ही लाभकारी जो है पेपर है। इसमें छात्राओं को संस्कृत लिटरेचर की पूरी जानकारी कि संस्कृत में कौन कौन सा लिटरेचर लिखा गया। तो देखिए, केवल मात्र सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर अलग बात है, लेकिन इसमें कहा क्रिटिकल सर्वे, तो इसका मतलब है कि उसमें जो कुछ भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध होती है उसका आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना, ये एक छात्रों के लिए, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यंत अनिवार्य विषय जो कि हमारे सेमेस्टर में रखा गया है। उसके बाद सेमेस्टर 2 है, उसमें 2 पेपर निर्धारित हैं। एक है कोर 3, वो है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर प्रोज। मित्रों, संस्कृत एक इतना विस्तृत विषय है कि इसमें न केवल पद्य काव्य, न केवल गद्य काव्य, अपितु इसमें साहित्य की प्रत्येक विधा पर सैकड़ों हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं। इसलिए पोइट्री की जानकारी के साथ साथ प्रोज, गद्य काव्य की जानकारी भी अनिवार्य है। इसलिए इसमें हमारे पास गद्य काव्यों में भी कुछ ग्रंथ निर्धारित किए गए हैं। और दूसरा जो कोर 4 है, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता,
ये देखिए, गीता को अभी तक सब लोग धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, पूजा पाठ के अवसर पर ही इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है, परंतु ये मिथ्या धारणा है। गीता में जो कुछ भी पाठ्यक्रम है, गीता में जो कुछ भी लिखा गया है, वो मानव को मानव बनाने में बहुत अधिक सहायक है। उसके लिए उसमें गीता में मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही जो है रुचिकर विषय है कि कैसे ये जो पूजा पाठ का ग्रंथ जिसको माना जाता है, उसमें मैनेजमेंट कहाँ से आया। तो मित्रों, पाठ्यक्रम में हमने इसको सेल्फ मैनेजमेंट के रूप में गीता में जो कुछ भी लिखा गया है वो उसके ऊपर भी हमने एक पेपर बनाया है। और ये पेपर प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक डिसिप्लिन वाले छात्र छात्रा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को मैनेज नहीं करेंगे, स्वयं को अपने आप को सिस्टमेटिक नहीं बनाएंगे, तब तक हम कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हम सफल नहीं हो सकते। तो ये सेमेस्टर 2 का जो हमारा कोर्स है ये बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। और इसके बाद है सेमेस्टर 3, और सेमेस्टर 3 में हमारे पास 3 जो है पेपर्स हैं। उसमें कोर 5, जिसमें क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ड्रामा संस्कृत में बहुत नाट्य रचना बहुत ही समृद्ध है, उसके विषय में है। और जो सेमेस्टर, इसी सेमेस्टर का जो कोर 6 है, उसमें है पोइटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब पोइटिक्स जो है, जिनके आधार पर पोइट्री, नाटक, गद्य काव्य लिखे जाते हैं, उसके क्या सिद्धांत है, साहित्य शास्त्र हमारे लिखे गए हैं कि रचना कैसे की जाती है, उसके सिद्धांतों पर भी जानकारी होना अनिवार्य है। तो ये जो हमारा कोर 6 है ये इस पर आधारित है। और इसके बाद जो कोर 7 है उसमें इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटी। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि संस्कृत के अंदर सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था है, हमारे वर्णाश्रम धर्म है, प्रत्येक नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, राजा के, मंत्री के, प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने, एक छात्र के, एक शिक्षक के जो भी कर्तव्य हैं, उनसे संबंधित हमारे इसमें भरा पड़ा है हमारे साहित्य में। तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को उसके विषय में जानकारी हो कि अर्थशास्त्र क्या कहता है, समाजशास्त्र क्या कहता है। इसी तरह से पॉलिटी, राजनीति के संबंध में संस्कृत साहित्य में जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनके ऊपर भी हमने ये पेपर बनाया है, जो कि छात्र छात्राओं को बहुत लाभ देने वाला है। इसके बाद सेमेस्टर 4 में जो है वो 2 पेपर्स हैं, इंडियन एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड क्रोनोलॉजी। जो है ये तो हमारे उसके लिए, हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए जो लिपि शास्त्र है ये बहुत ही अनिवार्य है। तो हिस्ट्री के जो छात्र छात्रा हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उसके बाद आधुनिकीकरण है, तो आधुनिक संस्कृत साहित्य आधुनिक काल में भी लिखा गया है, और फिर विश्व भर में भी संस्कृत पे कार्य किया गया है। तो एक और पेपर है जिसमें संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर है। इसी प्रकार सेमेस्टर 5 में वैदिक साहित्य जिसकी जानकारी अनिवार्य है, और संस्कृत व्याकरण की जानकारी अनिवार्य है। और फिर सेमेस्टर 6 में इंडियन ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टिमोलॉजी, ये रीजनिंग पे है, तर्कशास्त्र पे है। और फिर संस्कृत कॉम्पोजिशन एंड कम्युनिकेशन, ये एक और विषय है जो कि सेमेस्टर 6 में निर्धारित किया गया है संस्कृत भाषा की जानकारी के लिए। तो मित्रों, ये मैंने आपको संस्कृत विषय को लेकर भी CBCS के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।
नमस्कार। अभी मैंने आपके सामने 6 सेमेस्टर में संस्कृत विशेष में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बारे में बताया। अब मैं आपके सामने जो पहले सेमेस्टर में कोर कोर्स है, कोर 1, उसके विषय में बताऊंगी। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इसका नाम है, और पोइट्री, इसमें हम जो है पद्य काव्य पढ़ेंगे। पद्य काव्य में जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है, जैसा कि मैंने बताया, पद्य काव्य तो बहुत ही लिखे गए हैं संस्कृत में, प्राचीन काल से लेके अभी तक पद्य काव्य रचना हो रही है। तो लेकिन हमारे कोर्स में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो उसके बारे में मैं आपके सामने बताऊंगी। तो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में जो है कुल मिला के जो पहले सेमेस्टर में 56 क्रेडिट्स हैं, 56 क्रेडिट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्रेडिट सिस्टम है और 1 घंटे का 1 क्रेडिट होता है। तो इसमें कुल मिला के पूरे पेपर में 56 क्रेडिट्स हैं, और इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 4 भागों में, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो यहाँ पे सेक्शन ए में कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है। इसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, और उस प्रथम सर्ग में भी जो श्लोक हैं वो 1 से 25 तक ही श्लोक निर्धारित हैं। वास्तव में रघुवंश के प्रथम सर्ग में भी 100 से अधिक जो श्लोक हैं, लेकिन कोर्स में केवल 1 से 25 श्लोक ही पहले सेमेस्टर में निर्धारित किए गए हैं, और इसके लिए 12 क्रेडिट मिलेंगे। दूसरा है हमारा सेक्शन बी। इस सेक्शन बी के अंतर्गत कुमार संभवम, ये भी कालिदास रचित महाकाव्य है। इसका कैंटो 5, इसका 5वां सर्ग हमारे कोर्स में निर्धारित है, और इसमें भी 5वें सर्ग के 1 से लेकर 30 तक श्लोक निर्धारित हैं, और 12 क्रेडिट इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सेक्शन सी, इसमें किरातार्जुनीयम, ये हमारे पास भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। इसका सर्ग 1 हमारे कोर्स में निर्धारित है, और इसमें भी 1 से लेकर 25 जो पहले श्लोक हैं वो निर्धारित हैं, और इसके 12 क्रेडिट्स हैं। सेक्शन डी में जो है वो नीति शतक है, भर्तृहरिकृत नीति शतक, और नीति शतक में 1 से लेकर 20 श्लोक निर्धारित हैं, और यहाँ पर बहुत अधिक व्याख्याएं लिखी गई हैं। तो वहाँ पे जो नीति शतक के श्लोक हैं उनका क्रम थोड़ा भिन्न हो जाता है, इसलिए ये विशेष रूप से बताया गया कि जो पहले 2 पद्धतियाँ हैं वो कोर्स में हैं, और MR काले एडिशन से ही सबको पढ़ानी है, जिससे कि ये ना हो कि कोई 20 श्लोक पढ़ रहे हैं और कोई छात्र दूसरे 20 श्लोक पढ़ रहे हैं। और इसके लिए 8 क्रेडिट का निर्धारण किया गया है। हाँ, इसके अतिरिक्त एक सेक्शन सी भी है, जिसमें कि सामान्य रूप से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ महाकाव्य एंड गीति काव्य जो है ये संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित है, जिसमें कि महाकाव्य और गीति काव्यों की उत्पत्ति और विकास, इसके ऊपर पाठ्यक्रम है, और इसके लिए 12 क्रेडिट्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। ये मैंने आपके सामने हिंदी में भी इनका रूपांतर करके बताया कि सेक्शन ए में जो है कितने पद्य हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में जो मैंने वहाँ आपको बताया है, और ई में। तो अब मैं आपके सामने जो कोर 1 है, जिसमें कि सेक्शन ए का रघुवंश महाकाव्य है, और उसका सर्ग 1 आपके पाठ्यक्रम में है, और उसमें 1 से 25 श्लोक हैं, मैं आपको उसके विषय में जानकारी देना आरंभ करूंगी। देखिए दोस्तों, कालिदास के बारे में तो मुझे लगता है केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व भर में कालिदास के नाम से काव्य प्रेमी परिचित हैं, क्योंकि कालिदास के साथ तुलना की जाती है शेक्सपियर की। और एक मैं ये जानकारी देना चाहूँगी, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये अंग्रेज़ी विशेष का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी कालिदास के जो नाटक हैं उनका अंग्रेज़ी रूपांतरण करके छात्रों के कोर्स में दिया गया है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कालिदास संस्कृत के कितने प्रसिद्ध महाकवि हैं। तो कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है। कालिदास के बारे में सभी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, और मैं आपको एक बहुत ही
रोचक बात बताना चाहती हूँ कि कालिदास की तुलना करते हुए वो हाथ की उंगलियों के द्वारा कालिदास के महत्व को बताते हैं विद्वान लोग। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, तो इसकी उंगलियों के नाम हैं। तो जो सबसे छोटी उंगली है उसको हम कनिष्ठिका कहते हैं, और जो उसके बाद की उंगली है उसको सभी जानते हैं कि उसको हम अनामिका कहते हैं। तो कालिदास के जो प्रशंसा है वो इस श्लोक के माध्यम से विद्वान करते हैं और उंगलियों की गणना के माध्यम से करते हैं। और वो श्लोक मैं आपके सामने रखा है मैंने। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। तो विद्वानों का ये मानना है कि प्राचीन काल में जब कवियों की गणना की जाती थी कि कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ है, पहले नंबर पे है, उसके बाद कौन सा कवि है, तो कालिदास जब गणना करते हैं तो पहला जो है वो कनिष्ठिका जो है उंगली, उसको हम कहते थे ये तो कालिदास हैं। और जब दूसरा आता था तो कालिदास के समान या कालिदास से थोड़ा सा भी मिलता जुलता कवि जो है वो उपलब्ध नहीं होता था। इसीलिए जो दूसरी उंगली का नाम अनामिका पड़ा कि इस उंगली पर हम किसी का नाम नहीं रख सकते, ये सार्थक हो गई। तो देखिए दोस्तों, कालिदास की कितनी अधिक प्रसिद्धि है कि कालिदास के बाद कोई भी ऐसा कवि जिसकी हम कालिदास से तुलना कर सकें ये उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि कालिदास जो हैं वो इतने प्रसिद्ध कवि हैं कि प्राचीन काल से लेके आज तक भी कालिदास को पढ़ने में सभी का जो है वो सभी की रुचि रहती है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो हमारे साहित्य में लिखा गया है, लिटरेचर की पुस्तकों में लिखा गया है, उनसे थोड़ा हट के ये बताना चाहूँगी कि कालिदास ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उनके ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है, यद्यपि साहित्य शास्त्र के नियमों के आधार पे उन्होंने अपने काव्यों की रचना की है, लेकिन जो नियम लिखे गए हैं वो स्वाभाविक रूप से कालिदास के काव्यों में आते हैं। तो कालिदास के काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके काव्यों में जो भी वर्णन है वो बड़ा स्वाभाविक है। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि कालिदास ने विशेष परिश्रम करके इसमें वो डाला हुआ हो। तो जब हम छात्र पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम उसको अपने जीवन के साथ रिलेट कर लेते हैं। हमें ये नहीं लगता कि हम कोई काव्य पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, मान लीजिए रघुवंश महाकाव्य है जिसके बारे में मैं चर्चा अभी बाद में करूंगी। तो रघुवंश महाकाव्य में रघुकुल में उत्पन्न राजाओं का जो वर्णन है, राम के वंशजों का, तो वहां पे जो आरंभ में उन्होंने रघुवंशी राजाओं के विषय में बताया कि रघुवंशी राजा जो हैं वो इतने प्रसिद्ध राजा क्यों थे और उनके राज्य में इतनी खुशहाली, इतनी समृद्धि क्यों थी। तो उन्होंने जो वर्णन किया है वो बड़ा ही साधारण किया। उन्होंने कहा यथा अपराध दंडानाम यथा अकाल प्रबोधिनाम शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। बहुत छोटे 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 शब्दों में उन्होंने वर्णन किया, लेकिन इनका महत्व उस समय भी उतना ही है और आज भी उतना ही है। मान लीजिए, मैं आज के संदर्भ में छात्रों को ये कहती हूँ कि कालिदास ने लिखा है कि रघुवंशी राजा यथा अपराध दंडानाम, अर्थात अपराध के अनुसार वो दंड देते थे। तो क्या ये जो है अपराध के अनुसार दंड देने की बात क्या उसी समय के लिए आवश्यक थी? ऐसा कोई नहीं कहेगा। सभी ये चाहेंगे कि जो दंड व्यवस्था है वो आज भी यदि इस प्रकार की हो जाए जो कालिदास ने दी है, अगर आज भी जो है हमारे जो दंड व्यवस्था में अपराध के अनुसार दंड दिया जाए, तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से जो अपराध को बढ़ावा मिलेगा। जो अपराध ना करने वाले हैं, जिनके पास किसी प्रकार की अप्रोच नहीं है, जिनको कोई अच्छा वकील नहीं मिल पाता, वो बेचारे यदि फंस जाते हैं तो उनको तो दंड मिल जाता है, और जिनके पास धन है, जिनके पास पहुंच है, उनको वो उस प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो न्याय व्यवस्था प्राचीन काल में भी ऐसी ही आवश्यक थी और आज भी ऐसी ही आवश्यक है। तो कालिदास को यदि हम इन दृष्टियों से देखते हैं तो कालिदास जो है वो सार्वभौम और सार्वकालिक कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि आज भी हम कालिदास को उसी रुचि से पढ़ते हैं और प्राचीन काल में भी कालिदास को हम उसी रुचि से पढ़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कालिदास की प्रसिद्धि का।
इसके अतिरिक्त तो कालिदास प्रकृति प्रेमी, कालिदास ने पात्रों का जो चयन किया है वो भी बड़े स्वाभाविक पात्र हैं। उन्होंने प्रकृति को, जो आज हम एनवायरमेंटल, जो हम लोगों की जागृति अब हो रही है कि अब हमें अपने जो पर्यावरण को सुरक्षित करना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, वृक्ष लगाने हैं, ये कालिदास ने अपने काव्यों के माध्यम से उस समय भी बड़े ही सरल, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रकृति को मानव की सखी के रूप में चित्रित कर दिया। यदि हम कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक उठा के देखेंगे तो उसमें प्रकृति शकुंतला की सखी के रूप में वर्णित है। ये जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनका शकुंतला के साथ ऐसा प्रेम था जैसे कि भाई बंधु हो, या जिस तरह से सखी जो है अपने सखियों के साथ अपने दिल की बात रखते हैं। तो दोस्तों, ये कहने का प्रयोजन क्या है कालिदास का? कालिदास ये बताना चाहते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन के लिए प्रकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि मानव महत्वपूर्ण है। तो अगर हम उनको अपने सहचरी के रूप में, अगर हम अपने उनको मित्र के रूप में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम प्रकृति का भी उतना ही ध्यान रखेंगे और उतना ही उसके प्रति हम सजग रहेंगे जितना कि हम अपने और अपने आसपास के मनुष्यों के बारे में रहते हैं। तो उससे पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, जो कि आज हम आयोजन कर करके लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ये समस्या जो है वो नहीं आती है। तो आज के संदर्भ में भी कालिदास उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कालिदास प्राचीन काल में थे। किसी भी ग्रंथ को उठा के लिया जाए, किसी भी एक भी पद्य को उठा लिया जाए, तो कालिदास का महत्व आज भी उतना ही है। कालिदास का एक महत्व का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कालिदास ने जो केवल एक ही प्रकार की रचनाएं नहीं लिखी हैं, उन्होंने 3 प्रकार की काव्य लिखे हैं। तो उनमें 2 उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, 2 गीति काव्य लिखे हैं और 3 उन्होंने नाटकों की रचना की है। तो कालिदास के 2 महाकाव्य, जिनमें एक रघुवंश और दूसरा कुमार संभव महाकाव्य है, उन्होंने 2 गीति काव्यों की रचना की, जिसमें एक है ऋतु संहार तथा दूसरा है मेघदूत, और 3 नाटकों की रचना की। उनके नाटकों के नाम है अभिज्ञान शाकुंतल और मालविका अग्निमित्रम, और तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कालिदास के 3 प्रकार के काव्य जो बताए हैं, तो इन 3 प्रकार की रचनाओं की क्या अंतर है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना अनिवार्य है। देखिए, काव्य, ये तीनों ही काव्य कहलाते हैं, चाहे महाकाव्य हो, चाहे गीति काव्य हो या नाटक हो। तो यहाँ इनको काव्य क्यों कहा जाता है? तो काव्य की जो परिभाषा है, काव्य का लक्षण है, वो है कवेः कर्म काव्यम। देखिए, जो कर्म कवि करता है, कवे कर्म अर्थात जो कुछ भी लिखता है कवि, उसे हम काव्य कहते हैं। तो अब वो काव्य, चाहे वो पद्य काव्य हो, गद्य काव्य हो, गीति काव्य हो, नाटक हो, काव्य की कोई भी विधा हो, हम उसको काव्य के अंतर्गत मानेंगे। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि कवेः कर्म काव्यम, तो कवि क्या होता है, कौन कवि हो सकता है? तो यहाँ पे कवि के विषय में कहा जाता है कवि ही क्रांतदर्शी। देखिए, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ लिखें, कोई कविता लिखें, कोई हम ग्रंथ लिखें, कोई नाटक लिखें। सभी को उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार की सफलता कालिदास इत्यादि जो प्रसिद्ध जो हैं काव्यकार हैं उनको प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे कवि हर व्यक्ति नहीं बन सकता। तो कवि कौन बन सकता है? कवि क्रांतदर्शी। अब क्रांतदर्शी का अर्थ होता है जो कि अब हमारे पास जो वर्तमान है इसके इधर उधर भी जो देख सके, जिसकी बुद्धि जो अतीत और भविष्य दोनों में ही पहुंच सके, उसे हम कवि कहते हैं। तो कवि जो रचना करता है वो कल्पना के आधार, कल्पना तो आधार होता ही है, तथ्यों पर भी अगर आप कोई रचना करते हैं तो उसमें भी कल्पना अगर नहीं होती है तो वो रचना उतनी रुचिकर नहीं होती, वो इतिहास बन जाती है। तो इसलिए कवि जो वर्तमान, भूत और भविष्य इन दोनों के संबंध में जिसकी बुद्धि चलती हो, वही एक अच्छा कवि बन सकता है और उसी का काव्य जो है वो प्रसिद्ध काव्य बनने के योग्य हो सकता है। तो कालिदास ऐसे ही कवि हैं और उन्होंने केवल एक विधा नहीं अपितु काव्य की तीनों विधाओं पर लिखा है। अब दोस्तों, मैं आपको काव्य की जो ये विधाएं हैं उनके विषय में थोड़ा सा बता दूं
कि महाकाव्य और गीति काव्य। देखिए, काव्य की मुख्य रूप से हम तीन विधाएं हैं। सबसे पहले हम इसको दो भागों में भी बांट सकते हैं। एक है श्रव्य काव्य और दूसरा जो है वो जो है दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य उनको कहते हैं जैसे कि नाम से श्रवण, अर्थात जिनको हम सुन सकते हैं, वो काव्य जिनको हम सुन सकते हैं वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत हमारे पास जो है पद्य काव्य और गद्य काव्य और चंपू काव्य, ये तीन प्रकार के काव्य आ जाते हैं। और पद्य काव्य के अंतर्गत भी पद्य काव्य की भी दो विधाएं हैं, उसमें है महाकाव्य और गीति काव्य। महाकाव्य जिसमें कि हम किसी भी पात्र जो भी हमारा नायक होता है, जो चरित्र का वर्णन करते हैं, उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन जिस काव्य के अंतर्गत किया जाता है उसे हम महाकाव्य के अंतर्गत मानते हैं और वो श्रव्य काव्य महाकाव्य कहलाता है। परंतु ऐसे भी काव्य होते हैं जिसमें कि हम किसी पात्र के जीवन की किसी एक घटना को लेकर उस पर हम रचना करते हैं, तो उसको हम गीति काव्य के अंतर्गत या उसे हम खंड काव्य भी कहते हैं। और ये गीति काव्य जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें गीति तत्व होता है, अर्थात इनको हम गा सकते हैं, तो ये गीति काव्य हैं। और श्रव्य काव्य के बाद है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य जैसा कि हम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दृश्य काव्य वो होते हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, अर्थात जिनका अभिनय किया जा सकता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है रूपक आते हैं। रूपक को हम रूपक का ही एक भेद जो है वो नाटक भी होता है। तो नाटक जो है वो ऐसा काव्य है, काव्य विधा है जिसको कि हम मंच पर अभिनय किया जाता हुआ देख सकते हैं। तो मित्रों, पद्य काव्य और गद्य काव्य और नाटक, इन तीनों विधाओं में कालिदास ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। हाँ, गद्य काव्य में कालिदास ने ना लिखकर उन्होंने पद्य काव्य के ही दो भेद, महाकाव्य और गीति काव्य पर अपना काव्य लिखा है। और उनके गद्य का जो दिग्दर्शन है वो उनके नाटकों में भी उपलब्ध होता है, नाटकों से हम देख सकते हैं। तो इनके तीन प्रकार की रचनाओं में हमारे जो C1 है, कोर 1, उसके अंतर्गत उनके दो महाकाव्यों का निर्धारण किया गया है। और वो दो महाकाव्य हैं हमारे सामने, रघुवंश और कुमार संभव। लेकिन अभी मैं आपके सामने उनके जो महाकाव्य है रघुवंश, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। तो रघुवंश महाकाव्य बहुत बड़ा महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। अब देखिए मित्रों, सर्ग क्या होता है ये जानना भी आवश्यक है। देखिए, महाकाव्यों में जो हम विभाजन करते हैं, जैसे हम अपने सामान्य भाषा में अध्याय कहते हैं कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, चैप्टर्स जो हम कहते हैं, जो काव्य के अंतर्गत हम उसको सर्गों में विभाजित करते हैं। तो जो 19 सर्ग हैं कुल मिला के, और ये कालिदास की एक अनुपम कृति है और इसका नाम जैसे रघुवंश। तो ये रामायण के कथानक पर आधारित महाकाव्य है और इसके अंतर्गत महाकाव्य के समस्त लक्षण जो कि लक्षण ग्रंथों में साहित्य शास्त्रियों ने बताए हैं वो पूर्णतया घटित होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कालिदास का महाकाव्य ऐसा है कि जिसमें कि महाकाव्य के लक्षण बड़े ही नैसर्गिक रूप में, स्वाभाविक रूप में घटित होते हैं। अब रघुवंश, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रघु, आपको पता है कि राम के वंशज हैं, उनमें से एक राजा रघु भी हुए हैं जो कि सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। ये सभी राजा सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और इसमें लगभग 32 राजाओं के चरित्र का वर्णन है। और रघुवंश का जो पहला सर्ग है उसमें रघुवंश में जो सारे ही राजा, जितने भी राजा उत्पन्न हुए, उनमें सबसे पहले उन सामान्य उनके अंदर क्या विशेषताएं थी, क्या कारण था कि रघुवंश में उत्पन्न राजा आज तक उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके राज्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो उनकी सामान्य विशेषताएं आरंभ में दी गई हैं। और उसके बाद फिर राजा दिलीप जो कि मनु से उत्पन्न हुए, मनु के वंश में उत्पन्न हुए, सूर्य से उत्पन्न मनु, और मनु के वंश में जो सबसे पहले रघुवंशी राजा उत्पन्न हुए वो राजा दिलीप हुए। तो राजा दिलीप के विषय में प्रथम सर्ग में हमें जानकारी दी गई है और जो श्लोक हैं वो राजा दिलीप से संबंधित हैं आगे वाले। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रामायण की कथा पर आधारित है और इसके अंतर्गत जो महाकाव्य के सभी लक्षण घटित होते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगी कि महाकाव्य के लिए
क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो महाकाव्य सर्गों में विभाजित होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभक्त है और इसका कथानक किसी प्रसिद्ध पात्र के जीवन चरित्र पर आधारित होना चाहिए। तो ये रघुवंश में उत्पन्न जो राजा हैं उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। और इसके बाद जब भी किसी भी महाकाव्य का, किसी भी काव्य का आरंभ होता है तो आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। तो कालिदास का रघुवंश अभी मैं जब आरंभ करूंगी, श्लोकों पर आऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि जो इसका पहला पद्य है वो मंगलाचरण है, उसमें शिव की स्तुति की गई है। इसके बाद प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोकों में भिन्न छंदों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, आप जानते ही होंगे कि पद्य काव्य की रचना जो है वो छंदों में होती है। छंदोबद्ध रचना ही पद्य काव्य कहलाती है। तो पूरे सर्ग में एक ही छंद होता है, लेकिन सर्ग के अंत में जो अंतिम 2 या 1 या 3 श्लोक होते हैं उसमें जो है भिन्न छंद का प्रयोग किया जाता है। ये जो है महाकाव्य के लक्षणों में अनिवार्य बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें रस, बिना रस के तो कोई काव्य हो ही नहीं सकता। तो इसमें श्रृंगार, वीर अथवा शांत, इनमें से कोई एक रस अंगी अर्थात प्रमुख रस होना चाहिए और बीच में अनेक स्थलों पर अन्य रसों का प्रयोग भी होना चाहिए। और नायक होना आवश्यक है और इसका नायक धीरोदात्त होना चाहिए। या तो देखिए, नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। तो अधिकतर जो धीरोदात्त नायक जो हैं ये रघुवंश का नायक है। तो धीरोदात्त नायक जो है वो जो है सर्वगुण संपन्न नायक होता है। एक नायक के जितने गुण होने चाहिए, अच्छे गुण, वो उसमें विद्यमान होते हैं। तो रघुवंश का नायक धीरोदात्त नायक है और इसमें कोई जो है राजा भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है। और इसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन स्थान स्थान पर होना चाहिए और वो प्रकृति के तत्वों में जैसे कि सरोवर हैं, वृक्ष हैं, पुष्प, पक्षी, इन सब का यत्र तत्र वर्णन बताया गया है। तो ये जितने भी तत्व एक काव्य में, महाकाव्य में होने चाहिए, वे सभी तत्व रघुवंश महाकाव्य में उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये रघुवंश महाकाव्य साहित्य शास्त्र की दृष्टि से भी उच्च कोटि का सफलतम महाकाव्य है। अब मैं आपके सामने रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो कथा वस्तु है उसके विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी कि रघुवंश का प्रथम सर्ग, इसमें राजाओं के चरित्र के वर्णन के साथ साथ, रघुवंशी राजाओं के चरित्र के वर्णन के साथ साथ राजा दिलीप के चरित्र का वर्णन है। और रघुवंश, जैसा कि नाम से मैंने बताया कि रघु के वंश में उत्पन्न राजा हैं और रघुवंश को सूर्यवंश भी कहते हैं क्योंकि इस वंश की उत्पत्ति सूर्य से हुई थी और राम सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। और उनसे पहले इस वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा एवं पराक्रमी राजा हुए थे और उनमें रघु का पराक्रम विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसीलिए जो इतने राजाओं के नाम थे, लेकिन उनमें से रघु के नाम पर ही रघुवंश का नाम रखा गया, क्योंकि महाकाव्य का नाम रखना चाहिए किसी ऐसे प्रसिद्ध राजा के नाम से जिसने की अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की हो। तो रघुवंश एक ऐसा महाकाव्य है। तो मैं आपको थोड़ा सा, जो हमने 1 से 25 श्लोक हमने अपने कोर्स में पढ़ने हैं, उनके विषय में मैं थोड़ी एक सामान्य जानकारी दूंगी और विशेष श्लोकों पर मैं जानकारी भी आपको दूंगी। तो जो पहला श्लोक है इसका, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी काव्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है, तो कालिदास शिव के उपासक हैं, तो इन्होंने पहला श्लोक दिया, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसमें पार्वती और शिव की स्तुति की है, क्योंकि कोई भी जो कार्य किया जाता है उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रार्थना या स्तुति अत्यंत अनिवार्य है। दोस्तों, ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कोई रचना करते हैं या हम किसी भाषण की तैयारी करते हैं या हम किसी जगह में बोलना होता है, तो हमें क्या आवश्यक होता है? वाक और अर्थ, वाणी और उसका अर्थ। जिस व्यक्ति के पास शब्द नहीं है,
और जिसको उसका अर्थ नहीं, ज्ञान नहीं है, वो कहीं पर भी एक सफल वक्ता या एक सफल काव्य रचनाकार, सफल लेखक नहीं हो सकता। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो कि बोलना, उनके अंदर बहुत जानकारी होती है, लेकिन उनके पास शब्द ज्ञान, उस तरह शब्द भंडार नहीं होता, और उस समय किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है वो जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो विद्वानों की सभा में बोल नहीं पाते हैं और अपने ज्ञान को अपने अंदर ही समेट लेते हैं। यही कारण है कि कालिदास ने कहा कि वाग अर्थौ इव संपृक्तौ, मतलब शब्द और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं पार्वती और परमेश्वर। शब्द के बिना अर्थ का कोई महत्व नहीं, अर्थ के बिना शब्द नहीं है, शब्द का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो पार्वती और परमेश्वर हैं वो जिस शब्द के समान, शब्द और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि मैं काव्य रचना करने जा रहा हूँ और मुझे शब्द और अर्थ का ज्ञान मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं वागर्थ प्रतिपत्तये, मैं वाग और अर्थ की प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान के लिए, बोध के लिए मैं जगत के जो माता पिता हैं पार्वती परमेश्वर, उनकी स्तुति करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। दोस्तों, जब हम इस प्रकार से सच्चे मन से किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए हम स्तुति करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कार्य की समाप्ति में कोई विघ्न आता है। यही कारण है कि कालिदास ने जो अपना रघुवंश लिखा है, उनको उस रघुवंश के कारण उनको इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है कि आज भी हम कालिदास को शत शत नमन करते हैं, और जब भी संस्कृत के विषय में कोई बात आती है तो कालिदास का नाम हम सबसे पहले लेते हैं। तो ये जो पहला पद्य है जिसमें कि पार्वती और परमेश्वर की स्तुति की गई है, इससे एक बात तो ये स्पष्ट होती ही है कि कालिदास एक बड़े ही, जो है हम कहते हैं ना, हम आज की भाषा में कहते हैं डाउन टू अर्थ। आपको क्या लगता है मित्रों, 7 ग्रंथ रचने वाला जो कवि है उसके पास शब्द और अर्थ का ज्ञान नहीं है? उसके पास शब्द और अर्थ का भंडार है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समर्पण की भावना से और एक प्रभु भक्ति की भावना से उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है हमें तुम ही ने प्रदान किया है और आगे भी तुम ही ने प्रदान करना है। तो इसीलिए जो कालिदास ने आगे जो संस्कृत में जो कुछ श्लोक रघुवंश के आरंभ में लिखे हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगी, उससे हमें कालिदास की विनम्रता और एक कालिदास किस प्रकार से एक सच्चे जो हैं वो श्रद्धालु इंसान हैं और किस तरह से वो अपने ज्ञान को बहुत ही छोटा मानते हैं, अपने आप को एक छोटा व्यक्ति मानते हैं, उसकी महानता हमारे सामने प्रकट होती है। तो इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपके सामने अपनी चर्चा जो है इसको विराम देती हूँ। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का, जिनकी वजह से आज हमें बहुत सी सामग्री मिली, हमें जानने के लिए मिला CBCS कंप्लायंट जो हमारी जो कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से कोर्स हैं, और साथ ही साथ हमें संस्कृत पाठ्यक्रम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी बहुत सी सामग्री आज प्राप्त हुई। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि बार बार आप इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि इन लेक्चर्स को हम लगातार YouTube पर अपलोड करते जा रहे हैं। तो आप इनको देखें और उसके उपरांत अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप हमें लिंक भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सेशन में डॉक्टर कांता भाटिया से फिर बात करेंगे। तो तब तक के लिए डॉक्टर कांता भाटिया को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।